नमस्कार, स्वागत है आज के इस ऑनलाइन क्लासेज में। मैं महेंद्र बाना आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 7 का एक टॉपिक जिसका नाम है द्रव्यमान केंद्र या सेंटर ऑफ मास। कल हमने लास्ट वीडियो में सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन से संबंधित उसके कुछ तथ्य पढ़े थे हमने, और हमने ये भी सीखा था कि किसी भी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो है वो उस सिस्टम में हो भी सकता है और उस सिस्टम से बाहर भी हो सकता है। या हमने ये भी सीखा कि द्रव्यमान केंद्र पर द्रव्यमान की मात्रा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो कहने का मतलब कल के टॉपिक में हमने एक टॉपिक सीखा, वो था द्रव्यमान केंद्र के बारे में या फिर सेंटर ऑफ मास के बारे में। और सेंटर ऑफ मास में हमने परिभाषा यही सीखी थी कि किसी भी निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान प्रभावी रूप से जिस बिंदु पर कंसंट्रेटेड हो, केंद्रित हो या सांद्रित हो, तो उस बिंदु को हम द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। उसके बाद मैंने ये भी कहा था कि द्रव्यमान केंद्र पर मास हो भी सकता है। जैसे मैं एक डिस्क की बात करूं, डिस्क मतलब प्लेट जो हम घर में अक्सर काम में लेते हैं, चाय के लिए, सब के लिए, किसी प्रकार की प्लेट हो, उसका अगर सेंटर ऑफ मास देखें तो वो हमेशा सेंटर पर होता है, उसके केंद्र पर होता है। यानी कि ये केंद्र वाला जो बिंदु है ना, इसको हम ग्रेविटेशनल पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, GC या CG भी कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं, GC शॉर्ट में। इसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वीय केंद्र बिंदु, गुरुत्वीय केंद्र। तो यानी कि गुरुत्वीय केंद्र का मतलब होता है जहां पर सारा का सारा द्रव्यमान केंद्रित हो, वास्तव में भी हो। जैसे इस पेन को मैं ऐसे रखूं तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है? नीचे है। अगर इसको ऐसे रखूं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है? बीच में है। तो कहने का मतलब अगर इसको मैं ऐसे बैलेंस करना चाहूँ तो ये बैलेंस हो जाना चाहिए। ऐसे अंगुली पर भी अगर बैलेंस करूँ तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मीनिंग हो गया कि जिस पॉइंट पर ये पूरा का पूरा संतुलित हो जाए, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे मैं एल शेप की आकृति बनाता हूँ तो एल शेप की आकृति में सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी है वो तो यहाँ है, CG जिसको शॉर्ट में कह सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी या गुरुत्वीय केंद्र। लेकिन CM बिंदु जो है ना वो यहाँ बाहर है। तो एक नई बात और सीख जाएंगे, कल वाले टॉपिक में ही कंटिन्यू रख लेते हैं थोड़ा सा। जो मैंने टॉपिक लिखाया था द्रव्यमान केंद्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, पीछे के वीडियो में हमने चर्चा की थी, उसमें हम 2 बातें एक्स्ट्रा और लिख सकते हैं। कैसे? पहले वाले में तो मैंने ये लिखी थी कि द्रव्यमान केंद्र बिंदु पर द्रव्यमान उपस्थित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक मैंने ये लिखवाया था कि द्रव्यमान केंद्र है वो निकाय से बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है। उसके मैंने उदाहरण के रूप में बताया था। जैसे एक रिंग की बात करें, वलय की बात, तो द्रव्यमान केंद्र उसके अंदर होता है लेकिन इसके ऊपर द्रव्यमान नहीं होता, मास नहीं होता, मास इज नॉट प्रेजेंट रहता है। ये कल के टॉपिक में हमने पढ़ा था। उसके बाद कुछ टॉपिक हमें थोड़े से और देखने चाहिए इसके, वो है कि सेंटर ऑफ मास is related to the mass while center is gravity is related। इसका मतलब द्रव्यमान केंद्र बिंदु, उसके बाद एक पॉइंट और लिख सकते हैं, द्रव्यमान केंद्र बिंदु का संबंध गुरुत्वीय केंद्र बिंदु से हो भी सकता है और नहीं भी, द सेंटर ऑफ मास शॉर्ट में कह सकते हैं CM is may be related to the center of gravity, सेंटर ऑफ ग्रेविटी शॉर्ट में कह सकते हो CG
और नॉट। अब सेंटर ऑफ मास जो होता है वो वेट से रिलेटेड होता है। यहां कह सकते हो जहां गुरुत्वीय केंद्र बिंदु का संबंध भार से होता है, यानी जिस बिंदु पर संतुलित होता है भार किसी वस्तु का, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। CG is related to the weight of system, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास दोनों एक ही बिंदु पर हो भी सकते हैं और एक बिंदु पर नहीं भी हो सकते हैं। हम कह सकते हैं फॉर द बॉडीज ऑफ कॉमन साइज सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास लाइज एट सेम पॉइंट। जैसे डिस्क के लिए, रिंग के लिए, इनके लिए क्या होता है, इनका मास जो है वो कॉमन है। तो फॉर द बॉडीज ऑफ कॉमन साइज, for the bodies of common size, for the bodies of common size, center of gravity and center of mass lies at same point. For example, जैसे डिस्क, रिंग have CG and CM at the center of it. ये दोनों डायग्राम बना सकते हो। यहाँ आप CG भी कह सकते हो और CM भी कह सकते हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हिंदी मीडियम वाले इसको लिख सकते हैं समान आकार की वस्तुओं के, समान आकार की वस्तुओं के लिए गुरुत्वीय केंद्र व द्रव्यमान केंद्र बिंदु, गुरुत्वीय केंद्र व द्रव्यमान केंद्र बिंदु एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। इसी में लिख दो जैसे, वलय चकती के द्रव्यमान केंद्र बिंदु व गुरुत्वीय केंद्र बिंदु दोनों उनके केंद्र पर स्थित होते हैं। फिर हम कह सकते हैं मोशन ऑफ CM का मतलब सेंटर ऑफ मास, ऑलवेज ट्रांसलेटरी। ये एक याद चीज रखने वाली है, मोशन ऑफ CM ऑलवेज ट्रांसलेटरी। याद रखो बच्चों, मोशन ऑफ CM जो है वो हमेशा ट्रांसलेटरी ही होता है। उसके बाद आ जाएगा द्रव्यमान केंद्र का वेग है सदैव स्थानांतरीय गति करता है, ये रोटेशनल मोशन कभी भी नहीं करता। सेंटर ऑफ मास के लिए जैसे मैं ये कहूँ, ये सेंटर ऑफ मास है इस रिंग का, ये रिंग भले ही पूरी घूम जाए तो ये अपनी जगह पर ही रहेगा। अगर रिंग आगे चलती है तो ये लीनियरली ही चलेगा ऐसे। अगर ये रिंग खुद ऐसे राउंड करती है तो सेंटर ऑफ मास का पाथ है इसके साथ साथ तो लीनियर ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं सेंटर ऑफ मास जो है, या सेंटर ऑफ मास को हम द्रव्यमान केंद्र भी कहते हैं, ये हमेशा स्थानांतरीय गति करता है। इसके बाद एक बात और लिख दीजिए कि द पोजीशन एंड वेलोसिटी, द पोजीशन
and velocity of center of mass does not changes by internal forces. It is possible by the external forces. द्रव्यमान केंद्र CM जिसको बोलते हैं, द्रव्यमान केंद्र का वेग व स्थिति आंतरिक बलों से प्रभावित नहीं होती है। यह केवल बाह्य बलों से संभव है। आप बाहर से जो फोर्स लगा रहे हो ना, उससे सेंटर ऑफ मास चेंज हो सकता है। अंदर ही अंदर जो कणों का आपस में सेंटर ऑफ मास लगता है, वो सेंटर ऑफ मास जो बनता है, उससे ये चेंज नहीं होता। तो अगला अपना जो रहेगा लाइन, लास्ट लाइन इसकी, वो है द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डज नॉट depend on the position of frame of reference. It is depend only on the मास डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब किसी सिस्टम में मास किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट है। अगर जैसे एल शेप में है तो सेंटर ऑफ मास बाहर चला जाएगा, अगर सर्कुलर है तो सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे आ जाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार है उस मास का। जैसे ये कोई सिस्टम है M1 M2 M3 M4 Mn, ऐसे कई सारे इसमें पार्टिकल्स है, तो उनका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं होगा। मान लेते हैं यहाँ पर है, तो ये डिपेंड करता है इसके मास किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट। यही अगर मास थोड़े चेंज हो जाए, इधर वाला यहाँ चला जाए, ये यहाँ आ जाए, तो सेंटर ऑफ मास भी अपनी जगह बदल लेगा। जैसे मैं एक उदाहरण दूँ कि हमारी जो पृथ्वी है अर्थ, उसके चारों ओर चंद्रमा जो मून है वो रिवॉल्व करता है। तो किसी कंडीशन में चंद्रमा, पृथ्वी और ये सूर्य का मास जो है कैपिटल M मान लो, MS, इसका मास ME कह दो, इसका मास मून है तो MM कह दो। ये 3 मास हो गए, M1 M2 M3, जिसमें M3 की पोजीशन चेंज हो रही है और M2 की भी हो रही है। सूर्य अपनी जगह फिक्स है, ये थोड़े टाइम बाद घूम के यहाँ आ जाएंगे, तो चंद्रमा भी इस पोजीशन से कहीं ना कहीं घूम के यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब M2 और M1 के पोजीशन चेंज होने से इन तीनों के बीच का जो सेंटर ऑफ मास है वो भी बदल जाता है। इसलिए अर्थ जो है सूर्य के चारों ओर सर्कुलर पाथ में मूव न होकर एलिप्टिकल पाथ में होती है। ठीक है, एलिप्टिकल पाथ में होती है। कारण है इसका सेंटर ऑफ मास, कि लगातार सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बदलती इसलिए है कि चंद्रमा है पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, तो इसका मतलब M का मान भी तो चेंज हो रहा है। पृथ्वी यानी सूर्य, ये पृथ्वी है, ये भी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, मतलब सूर्य का एक का ही मास एक जगह कांस्टेंट है, बाकी मास की पोजीशंस बदलती जा रही है, जिस कारण से सेंटर ऑफ मास बदलता है और सेंटर ऑफ मास बदलने से इनका पाथ चेंज हो जाता है। चलो अब का अपना जो टॉपिक है वो है सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल्स। 2 पार्टिकल्स के लिए सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, उसकी पोजीशन क्या होगी, हम डिटरमाइन करते हैं। तो अब अपना टॉपिक हो गया सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल्स। 2 कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र बिंदु
शॉर्ट में लिख दिया मैंने CM। माना M1 व M2 द्रव्यमान के दो कण जिनके स्थिति सदिश R1 व R2 है। यदि इनका द्रव्यमान केंद्र बिंदु या द्रव्यमान केंद्र, जिसको हम CM बोलते हैं शॉर्ट में, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश RCM हो गए, क्या हो, पैर में CM लिख देना, RCM हो तो चित्रानुसार अंग्रेजी में लिख सकते हो सपोज M1 and M2 mass of two particles have position vectors R1 and R2. If their center of mass have position vector RCM, then as shown in फिगर, डायग्राम बनाते हैं हम, कैसी चीज़ है, क्या है, समझते हैं इस बात को। अब अपन देखें कि हमारे पास मान लो ये कोई एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक द्रव्यमान केंद्र बिंदु, द्रव्यमान यहाँ पर है, दूसरा द्रव्यमान बिंदु यहाँ पर है। हो सकता है ये सूर्य हो, ये पृथ्वी हो, इसका मास हम M1 कह सकते हैं, इसका मास M2। अन्य भी कोई पार्टिकल्स हो सकते हैं जिनका आकार बड़ा हो। छोटे आकारों में तो द्रव्यमान केंद्र का इफेक्ट हमें प्रतीत नहीं होता। बड़े आकार के जैसे पार्टिकल्स है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जितने भी ये प्लैनेट्स हैं, इनकी भी हो सकती है कंडीशंस। प्लैनेट के भी चारों ओर घूमने वाला जो सैटेलाइट है उसके बारे में भी हो सकता है। तो इसका पोजीशन वेक्टर हम कह देते हैं R1 है, इसका कह देते हैं R2 है, मास M1 M2 हो गया। दोनों को मिलाने वाली लाइन एडजॉइंटिंग जो है, इसके मान लो कहीं बिंदु बीच में हो सकता है, जिसका मास ज़्यादा है उसकी तरफ ये खिसक जाता है सेंटर ऑफ मास, ये है सेंटर ऑफ मास। इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो है RCM। लिख दो भाई, तुम पीछे क्यों रहोगे। अब मैं लिख देता हूँ, ये पूरा एक फ्रेम बन गया है। ओरिजिन पॉइंट O से इनके पोजीशन वेक्टर्स है, R1 है, ये R2 है, ये RCM है। मैं कह देता हूँ यदि M1 पर आंतरिक का मतलब M2 के कारण आंतरिक बल, यदि M1 पर आंतरिक बल किसके कारण भाई, M2 के कारण, F1 डैश लगे तथा बाह्य बल F1 डबल डैश लगे, बाहर से कोई फोर्स लग रहा है, चाहे अट्रैक्शन फोर्स लगे चाहे रिपल्सन फोर्स लगे, F डबल डैश लगे, तो परिणामी बल किस पर भाई, M1 पर, F1 इज इक्वल टू F1 डैश
प्लस F1 डबल डैश, ये इंटरनल है, ये एक्सटर्नल है, ये इंटरनल है। अंग्रेजी में आप लिख सकते हो इफ़, इंग्लिश में लिख देते हो इफ़ द इंटरनल फोर्स एक्टिंग ऑन M1 by M2 is F1 dash and external force acting on M1 is F1 double dash, then total force acting on M1 is, ये लिख दो। Similarly on M2 the internal and external forces are F2 dash and F2 double dash। total force on M2 तो F2 इज इक्वल टू आ गया F2 डैश प्लस F2 डबल डैश। इसी प्रकार M2 पर आंतरिक व बाह्य बल F2 डैश व F2 डबल डैश है, तो कुल बल M2 पर F2 इज इक्वल टू F2 डैश प्लस F2 डबल डैश। फिर कह देंगे फिर हम लोग लिख देंगे न्यूटन के द्वितीय नियमानुसार, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के द्वितीय नियमानुसार, न्यूटन के गति के द्वितीय नियमानुसार क्या होता है भाई, फोर्स जो होता है ना, फोर्स प्रोपोर्शनल टू होता है dp अपॉन dt। तो ऐसे हम लिख देंगे F1 इज इक्वल टू dp1 अपॉन dt एंड F2 जो है दैट इज 1 dp2 अपॉन dt। लिख दो भाई। इसलिए दोनों कणों पर प्रभावी बल, इसलिए दोनों कणों पर प्रभावी बल, द इफेक्टिव फोर्स ऑन बोथ पार्टिकल्स, इफेक्टिव फोर्स ऑन बोथ पार्टिकल्स, इफेक्टिव फोर्स ऑन बोथ पार्टिकल्स क्या आएगा देखो, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू dp1 अपॉन dt प्लस dp2 अपॉन dt। याद रखो F1 का मान हमें क्या पता है, F1 डैश प्लस F2 डबल डैश, प्लस इसका मान है पहले वाले का मान है F1 डैश F1 डबल डैश, दूसरा का मान है F2 डैश प्लस F2 डबल डैश इज इक्वल टू d अपॉन dt कॉमन निकाल लो दोनों में, अंदर क्या रह गया P1 प्लस P2। अब मैं इस डायग्राम को मिटा देता हूँ बच्चों। P1 प्लस
P2. Since internal forces are equal and opposite, so they cancel out. इसका मतलब F1 जो डैश था वो F2 डबल डैश के बराबर है और अपोजिट डायरेक्शन में माइनस का है। देयरफॉर ये टर्म और ये दो ही टर्म बचेगी, बाकी तो कैंसिल हो गई, ये तो दोनों कैंसिल हो गए। तो आया क्या, हम कह सकते हैं दोनों कणों पर आंतरिक बल, इस लाइन में लिख सकते हो, दोनों कणों पर आंतरिक बल परस्पर बराबर विपरीत होने से निरस्त हो जाते हैं। अर्थात ये मान आता है दोनों कणों पर आंतरिक बल परस्पर बराबर विपरीत होने से निरस्त हो जाते हैं। अर्थात F1 डैश इज इक्वल टू माइनस F2 डैश। तो F1 डबल डैश जो कि बाह्य बल है पहले कण पर, F2 डबल डैश जो कि दूसरे कण पर एक्सटर्नल फोर्स है, बाहरी बल है, इसका मान d/dt एट P1 प्लस P2 आ गया। P क्या है भाई, संवेग है, मोमेंटम है। तो इसका मान भी क्या आएगा हम देखेंगे अभी। मोमेंटम का सूत्र हमें पता है, द्रव्यमान इंटू वेग होता है, द्रव्यमान इंटू वेग होता है। तो ये भी थोड़ी समझने वाली बात है। क्या आना चाहिए, देखो F1 डबल डैश, ये पोर्शन पूरा छोड़ भी सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। सिंस P1 का मान द्रव्यमान इंटू वेग और P2 का मान द्रव्यमान इंटू वेग, कह दो V1 एंड V2 आर वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल्स M1 एंड M2। तो ये F1 और ये जो टोटल मान है ना, ये मान आ गया F के बराबर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, F के बराबर, क्योंकि यही तो सेंटर ऑफ मास को इफेक्ट करता है। इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, F1 डबल डैश प्लस F2 डबल डैश को F लिख सकता हूँ, क्योंकि परिणामी बल F कह दिया मैंने। ये जो मान है d/dt, ये वैल्यू रखो, M1 V1 प्लस M2 V2। तो फिर और कह देंगे हम लोग, विच इम्प्लाइज F इज इक्वल टू d/dt M1, इस V1 का मान है dR1/dt प्लस M2, ये है d/dt यानी dR2/dt। हम पहले पढ़ के आ चुके हैं ये बात। विस्थापन का अवकलन हमेशा वेग होता है, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में करते ही r, यानी r है डिस्प्लेसमेंट, एक प्रकार से पोजीशन वेक्टर है, इसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते ही वेलोसिटी बन जाता है। तो फर्स्ट वाले का किया तो v1 हो गया और सेकंड वाले का किया तो v2 हो गया। लिख दीजिए यहाँ तक सब, आगे देखो। आंसर आने वाला है अभी जस्ट, क्या आंसर आएगा देखते हैं। थोड़ी इस पे नमी रह जाती है, मार्कर चलता नहीं। नाउ F इज इक्वल टू, ये आगे लिख सकते हो, इसके आगे आप, मैं जो कंडीशन लिख रहा हूँ नीचे लिख दो ऐसे कि V1 का मान जो है वो dR1/dt है। अगर ये वेक्टर फॉर्म में लिखो तो वेक्टर में लिख दो, विदाउट वेक्टर लिखो तो मैग्नीट्यूड में कंसीडर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये होता है।
ऐसे लिख दो V1 बराबर dr1 अपॉन dt, V2 बराबर dr2 अपॉन dt। तो f का जो मान है, अब इसमें से d अपॉन dt दोनों को फिर कॉमन निकालेंगे क्योंकि m1 तो कांस्टेंट है, बाहर आते ये बन गया d अपॉन dt स्क्वायर, m1 r1 प्लस m2 r2। लिख दीजिए बच्चों। अब मैं कह दूं कि f का जो मान होता है ना, वो होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। टोटल मास क्या है? m1 प्लस m2 है। टोटल मास क्या है? m1 प्लस m2 दोनों सिस्टम का। देखो ये हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस था जिसमें ये दोनों पार्टिकल्स का मास जो है, एक का है m1 दूसरे का है m2, और दोनों के बीच में या कहीं किसी पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास c है, जिसका हमें पोजीशन वेक्टर डिटरमाइन करना है। हमें पता रहना चाहिए कि c कहाँ पर आएगा। तो दोनों पार्टिकल्स का पूरे यानी पूरे सिस्टम का मास कितना है? m1 प्लस m2 इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन हम कहेंगे, अगर पूरे सिस्टम की बात करें तो पूरा सिस्टम किस पे कंसंट्रेटेड है? सेंटर ऑफ मास पर। तो इसलिए हम इसका सेंटर ऑफ मास वाला ही पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं। तो एक्सीलरेशन का सूत्र होता है d2r अपॉन dt स्क्वायर। याद है क्या? एक्सीलरेशन a बराबर d2r अपॉन dt स्क्वायर होगा। अब सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे तो RCM कह देंगे भाई इसको। इसका मतलब ये वैल्यू हम कहाँ रख दें? इसकी जगह, f की जगह। तो जैसे ही ये यहाँ रखेंगे dt स्क्वायर RCM बराबर d2 अपॉन dt स्क्वायर m1 r1 प्लस m2 r2। ये dtr स्क्वायर वाला पोर्शन दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, m1 प्लस m2 इसके नीचे चला जाएगा। तो RCM बराबर ये पूरा का पूरा पोर्शन इसके डिवाइड में चला जाएगा। एक बार एक स्टेप और लिख दो चलो इसको, ताकि बेटर रहे। द्रव्यमान यानी मास जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसलिए इसका अवकलन 0 रहता है। हम अवकलन करते नहीं हैं, इसका होता भी नहीं है इसका अवकलन। अब हट जाएगा आसानी से। दोनों साइड में d2r अपॉन dt स्क्वायर है। ये देखो इधर भी d2r स्क्वायर हटा दो, ये आ जाएगा RCM। कई किताबें इसको स्मॉल RCM भी लिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये उत्तर आ गया है m1 r1 प्लस m2 r2 बट्टा m1 प्लस m2। याद रखो बच्चों, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में मोमेंट का जो मान होता है m1 इंटू r1 या m2 इंटू r2, इन सब का एल्जेब्रिक सम सदैव 0 रहता है। ये हमने कल वाली बात में लिखा भी था। आघूर्णों का योग जो है सदिश योग जो है वो सदैव 0 रहता है। तो हमारे पास सेंटर ऑफ मास का सूत्र आ गया है m1 r1 प्लस m2 r2। यही तो हमें ज्ञात करना था। अब इससे संबंधित आंकिक प्रश्न हम हर प्रकार के ज्ञात कर सकते हैं। न्यूमेरिकल प्रश्नों की हम बौछार कर सकते हैं। इसी एक सूत्र से कई प्रकार के कंडीशंस आएंगे। अब इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड करना चाहता हूँ कि किस कंडीशन में किस प्रकार का सूत्र बन जाता है। अभी इसको वापस ऊपर लिखता हूँ एक बार। RCM कह दो चाहे स्मॉल RCM कह दो, कोई बात नहीं। m1 r1 प्लस m2 r2 बट्टा m1 प्लस m2। अब कह देंगे इफ़ नंबर फर्स्ट कंडीशन m1 और m2 दोनों बराबर हो जाए। बराबर होने का मतलब RCM का जो मान है m1 और m2 बराबर होते हैं, ये नीचे वाला क्या आ जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएंगे। m1 कॉमन आ गया, r1 प्लस r2
बट्टा 2m1, नीचे वाला 2m1 बन गया ये, तो m1 से m1 कैंसिल, यानी r1 प्लस r2 का एवरेज ले लो, वो डिस्टेंस रहेगी RCM की, ठीक है, यानी कि दोनों के बीच में आएगा एकदम RCM इस कंडीशन में। तो फिर एक कंडीशन और लिख देते हैं, 2 नंबर एक बात और लिख देते हैं, इफ RCM इज लाई ऑन द सेंटर ऑफ ओरिजिन, ये RCM अगर यहाँ आ जाए तो इसका मतलब RCM का मान क्या है, हो जाएगा 0। इस कंडीशन में m1 r1 प्लस m2 r2 बट्टा m1 प्लस m2 जो है ये 0 के बराबर हो जाएगा। 0 से m1 प्लस m2 तो 0 है नहीं, तो इसलिए तो मल्टीप्लाई में चले जाएंगे 0 के। इसका मतलब m1 r1 प्लस m2 r2 भी किसके बराबर 0 होंगे, या फिर m1 r1 का मान माइनस m2 r2 के बराबर होगा। ये हमने ये पहले भी कहा था कि द वेक्टर सम, देयरफॉर द वेक्टर सम ऑफ मूवमेंट, the vector sum of movement of all particles become 0 respect to CM सेंटर ऑफ मास, यानी कि अतः या इसलिए प्रत्येक कणों, यहाँ लिख सकते हो, इसलिए प्रत्येक कणों का या सभी कणों का, इसलिए सभी कणों का आघूर्णों का सदिश योग द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, इसलिए सभी कणों के आघूर्णों का सदिश योग द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष 0 होगा। ये हम पहले लाइन लिख चुके हैं पहले के टॉपिक में। ये भी कंडीशन सही है इसकी, m1 r2 ये भी 0 के बराबर आ जाएंगे। अब मैं थोड़ा सा कुछ और बातें लिख देता हूँ सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड, क्या क्या बात है वो लिख देते हैं, थोड़ी एक्स्ट्रा बातें हैं। एक तो ये तो था पोजीशन, अभी हमने जो ज्ञात किया वो तो था पोजीशन, RCM बराबर m1 r1 प्लस m2 r2 बट्टा m1 प्लस m2। याद रखें बच्चों, ये सूत्र काम वाली बात है। तो वेलोसिटी ऑफ CM, जिसको हम VCM कह देंगे, क्या कह देंगे, VCM। ये मान देखो, इसका डिफरेंशिएशन, इसका भी डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू T ऑफ RCM, ये भी डिफरेंशिएशन में चला जाएगा पूरा का पूरा, m1 r1 प्लस m2 r2 बट्टा m1 प्लस m2। अब m1 यानी मास है, उसका तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, पहले r1 का हो जाएगा फिर r2 का। आपको पता है डिफरेंशिएशन होते ही पोजीशन वेक्टर बदल जाता है वेलोसिटी में। तो पहले वाली वेलोसिटी v1, दूसरी वाली आएगी v2। तो वेलोसिटी अगर ज्ञात करनी हो तो ये सूत्र काम में लेंगे। किसकी वेलोसिटी भाई, सेंटर ऑफ मास की। फिर इसमें और लिख दो एसिलरेशन के बारे में और लिख दो, त्वरण के बारे में। एक्सीलरेशन ऑफ CM, तो ACM इज इक्वल टू, याद रखो बच्चों, VCM का फिर डिफरेंशिएशन कर दो भाई T के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू T ऑफ m1 v1 प्लस m2 v2 बाई m1 प्लस m2। द्रव्यमान केंद्र का त्वरण, CM का त्वरण, तो ACM डायरेक्टली लिख देता हूँ। ये आपको पता है वेलोसिटी का ही डिफरेंशिएशन करेगा, मास का तो करेगा, नीचे वाला तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर निकल जाएगा। तो फाइनल वापस बच गया m1 a1 प्लस m2 a2। डायरेक्ट लिख दो इसको, कोई ज़्यादा बार बार
बताने की आवश्यकता नहीं है कि अंदर इसका फिर अवकलन डिफ्रेंशिएशन किया, अवकलन किया, पहले v1 का हुआ तो a1 हो गया एक्सीलरेशन, फिर v2 का हुआ तो त्वरण a2 हो गया। ऐसे बताने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है, डायरेक्ट याद रखना है। अब तो ये वेलोसिटी का सूत्र, ये डिस्प्लेसमेंट का सूत्र या जिसको पोजीशन कह सकते हो, और ये इसका त्वरण का सूत्र। अगर अब फोर्स की बात कर ले कि फोर्स कितना है, तो इसको m1 + m2 से इधर गुणा कर दो ना, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा m1 a1 + m2 a2, जो हम पहले ज्ञात कर चुके हैं। अगर आपको फोर्स पूछ ले कि फोर्स कितना लगेगा, तो कैपिटल M कह सकते हो, m1 m2, m1 + m2 को आप कैपिटल M कह सकते हो, तो m इंटू आ जाएगा ACM बराबर, फोर्स लिख दो से, फोर्स ऑन CM, जो हम पहले ज्ञात कर चुके हैं। और यहाँ और देखो MACM बराबर आ जाएगा m1 a1 + m2 a2। ढंग से देखो तो ये ऊपर वाला फोर्स ही तो है, पहले पार्टिकल पर फोर्स m1 a1, दूसरे पर m2 a2, उसमें रेशियो जा रहा था मास का, ये मास कैपिटल M है तो फोर्स ऑन CM आ जाएगा, CM पर बल, ये वाला सूत्र बन जाएगा। फिर थोड़ी सी 2 लाइनें और लिख देते हैं कंपोनेंट के बारे में, और कि अगर x1 y1 z1 इस प्रकार की कोई कंडीशंस आ जाए जिससे न्यूमेरिकल अक्षर बनता है, तब हम क्या कंडीशन लिखेंगे, तब इस सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, देखते हैं। देखो बच्चों क्या बनता है, ये वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, तीनों के सूत्र मैंने लिख दिए हैं। अब इसी बात को थोड़ा सा घटकों के रूप में और लिख देते हैं, कंपोनेंट के रूप में और लिख देते हैं, या कोऑर्डिनेट के रूप में लिख देते हैं। दूसरी बात, दूसरा शब्द क्या जाता है, कोऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस में अगर मान लो आप द्रव्यमान रखे हुए हैं, सारे के सारे द्रव्यमान किस डायरेक्शन में है, केवल एक्स दिशा में है, तो एक्स डायरेक्शन में ही उसका CM आएगा। कुछ पार्टिकल वाई दिशा में रखे हैं तो वाई वाले का अलग CM आएगा, कुछ जेड में रखे हुए हैं तो जेड वाले का कुछ अलग आएगा। तो हम कह दें इफ़ R1 का मान जो है x1 i कैप या x1 + x2 ये ऐसे कुछ आ जाए, प्लस x3 सो ऑन xn आ जाए, और इंटू i कैप आए, ऐसे ही आ जाए। y1 y2 y3 इस प्रकार, या इसके अलावा डायरेक्ट लिख देते हैं एक बार 2-3 पार्टिकल के लिए। n कणों के लिए ये लिखो पहले, n कणों के लिए RCM का मान, तो RCM बराबर m1 r1 + m2 r2 + m3 r3 + सो ऑन mn rn होल बट्टा में सभी का योग कर दो, दैट्स ऑल। ये आ जाएगा n पार्टिकल के लिए द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश। फिर इसी में हम कह देते हैं घटकों या निर्देशांकों के रूप में। यहाँ क्या है, फॉर n पार्टिकल्स द वैल्यू ऑफ RCM, अंग्रेजी में इसको क्या लिखोगे, फॉर n पार्टिकल्स द वैल्यू ऑफ RCM, ये लिख दो। और इसी को अगर थोड़ा शॉर्ट में और फॉर्मूला लिखो तो एक बार ये घटक वाला छोड़ दो, पहले ये लिख दो, RCM = समेशन ऑफ MI RI बट्टा MI, ठीक है, MI RI बट्टा, इस MI से MI काट मत देना ये तुम लोग, या इसको ये लिख सकते हो ऐसे बाहर निकाल दो, कैपिटल M। चलो I का जो मान है 1 से लेकर n तक है, दैट्स 1, ये बेटर रहेगा। कैपिटल M का मान आप जानते हो सभी पार्टिकल्स का योग है, एडिशन ऑफ ऑल पार्टिकल्स है, ये फॉर्मूला बन जाएगा।
लास्ट कंपोनेंट वाला और लिख देते हैं जो ज़्यादा उपयोगी है। ज़्यादा उपयोगी इसलिए है कि उस पर न्यूमेरिकल है। इस पे भी हो सकता है न्यूमेरिकल, इन पर भी हो सकता है। कंपोनेंट वाला जो लिखूंगा या कोऑर्डिनेट वाला जो लिखूंगा उसके ऊपर भी मान आ सकता है। रटने वाली कोई प्रोसेस नहीं होनी चाहिए, रटना नहीं है, डायरेक्ट याद रखो ना m1 r1 बट प्लस m2 r2 बटा m1 प्लस m2। अब हम नेक्स्ट इसी में टॉपिक के हिसाब से लिख देंगे इन कार्टिजन कोऑर्डिनेट, इन कार्टिजन कोऑर्डिनेट, इन कार्टिजन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टिजन मतलब कार्तीय निर्देश तंत्र, कार्तीय निर्देशांक तंत्र या निर्देश तंत्र भी कह सकते हैं। निर्देश तंत्र में, कार्तीय निर्देश तंत्र में या निर्देशांक तंत्र भी हो सकता है। कार्टिजन का मतलब एक्स वाई जेड इसकी फॉर्म में आ जाए, क्यों कार्तीय निर्देशांक जो या निर्देश तंत्र होता है उसमें 3 अक्ष है, एक्स वाई एंड जेड। तो एक्स सी एम यानी एक्स दिशा में on x axis, on x axis, on x axis, x दिशा में x m का मान आ जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 सो ऑन mn xn होल बट्टा में आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस सो ऑन mn। फिर कह देंगे ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस दिशा में या वाई एक्सिस दिशा पर, तो वाई सी एम इज इक्वल टू m1 y1 का मान, m2 y2 का मान, m3 y3 का मान, सो ऑन mn yn का मान होल बट्टा में आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 सो ऑन mn। इसी प्रकार ये डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, बना चुके हम काफ़ी सारे पहले। इसी प्रकार सिमिलरली ऑन जेड एक्सिस जेड सी एम बराबर m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस m3 z3 सो ऑन mn zn होल बट्टा में आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस सो ऑन mn। ये कार्टिजन कोऑर्डिनेट के रूप में निर्देशांक के मान है बच्चों, एक्स वाई जेड की फॉर्म में कह सकते हो। जैसे मैं एक डायग्राम बनाऊंगा अभी, उसमें अब सारी चीज़ें थोड़ी समझाएंगे। यहाँ बना देते हैं, ये एक कार्तीय निर्देश तंत्र है, ये ओरिजिन पॉइंट O है, ये Z, ये Y, ये अक्ष। यहाँ एक पूरा निर्देश तंत्र है, ये M1, ये M2, ये M3, मान लो ये Mn। अब ये M1 है ना, इसका x एक्सिस में भी कुछ मान होगा, y एक्सिस के रेस्पेक्ट में कुछ मान होगा और z एक्सिस के रेस्पेक्ट में मान होगा। तो इसके मान x1, y1 और z1 हो गए। ऐसे M2 जो पार्टिकल है, ये M2 पार्टिकल, इसका x एक्सिस में मान x2, y एक्सिस में मान y2, z एक्सिस में मान इसका z2। ऐसे ही सभी कणों के तीनों अक्षों के रेस्पेक्ट में वैल्यू होगी, वो x1 y1 z1 या ये x2 y2 z2 या x3 y3 z3 या फिर xn yn zn। इस प्रकार के पूरे सिस्टम्स में ये वैल्यू डिटरमाइन होती है। अगर हम टोटली मान देखें तो r1, ये इसका मान r1, इसका मान r2,
इसका मान R3, इसका मान Rn। याद होना चाहिए बच्चों आपको, मैंने पिछले चैप्टरों में खूब पढ़ाया है। जैसे मैं R1 लिखूँ तो इसका मतलब है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। अगर मैं लिखूँ R2 तो इसका मतलब है yx2 i कैप y2 j कैप z2 k कैप सो ऑन। अगर मैं Rn भी लिखता हूँ तो उसका मतलब आता है xn i कैप प्लस yn j कैप प्लस zn k कैप। ऐसे पता रहना चाहिए ये सब चीज़ें। छाप सकते हो ये डायग्राम भी, सही सेमी कॉलम में इस कंटिन्यू में लिख दो, सही। हमें तो याद रखना है ये सब कुछ। अब इससे बेस्ट, इस पर आधारित आपके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम कल करेंगे, कल के नए वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई ऊर्जा के साथ, नई सोच के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।